प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जानकारी हमें मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। कुछ विद्वानों का मानना था कि गुलामों की व्यवस्था थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर पुरोहितों का शासन था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर नगरपालिका जैसी एक संस्था थी जो नगर का प्रशासन देखती थी और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय सभ्यता होने पर मुहर लगाती है। अब हम देखते हैं कि किन किन विद्वानों ने इस मत को माना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि एक समान नगर निर्माण योजना, एक ही प्रकार की लिपि, माप तौल के एक पैमाने तथा एक मुहर का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की ओर संकेत करती है। परंतु अब प्रश्न उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर किसका शासन था? क्या पुरोहितों का शासन था, व्यापारियों का शासन था, नगरपालिका का शासन था या जनतांत्रिक व्यवस्था थी? तो जब हम विश्लेषण करते हैं तो प्राप्त होता है कि यहाँ पर अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं थीं जिनमें सभी लोग संलग्न थे। किसी एक मत को नहीं माना जा सकता। जैसे हंटर एक प्रसिद्ध विद्वान है। हंटर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में जनतांत्रिक व्यवस्था थी। प्रसिद्ध विद्वान मैके भी इस मत का समर्थन करते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान रूसी विद्वान है वीवी स्ट्रेवे। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर गुलामों पर आधारित शासन व्यवस्था थी। परंतु इस मत को माना नहीं जा सकता क्योंकि इसकी पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब एक प्रसिद्ध विद्वान है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां थीं, एक थी हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो थी। यहाँ का शासन पुरोहितों के हाथों में था। मार्टिन व्हीलर एक प्रसिद्ध विद्वान है। उसका मानना है कि सुमेर और अक्कदों की तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी पुरोहितों का शासन स्थापित था। मार्टिन व्हीलर और बीबी लाल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त भवनों को मंदिर मानते हैं। परंतु सिंधु सभ्यता में मंदिरों का अस्तित्व संदेहास्पद है। सिर्फ मोहनजोदड़ो में जो एक विशाल स्नानागार मिला है स्पष्ट रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक भावना को अभिव्यक्त करता है। इसलिए इस मत को भी नहीं माना जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों का शासन रहा होगा। लोथल से और कालीबंगा से अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है, यद्यपि वहाँ भी मंदिरों का प्रमाण नहीं मिलता है। अतः मंदिरों के अभाव में पुरोहितों के शासन संचालन की संभावना तर्कपूर्ण प्रतीत नहीं होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक और मत है कि वहाँ पर किस प्रकार का प्रशासनिक स्वरूप था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को देख करके कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में
एक नगर परिषद थी और जो नगर की देखभाल करती थी। वर्तमान समय में जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कार्य है, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगर परिषद का कार्य था, जो भवन निर्माण, नगर योजना, नगरों की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक निश्चित नियम और कानून लागू करवाती थी। नगर पालिका शहरों में पानी की व्यवस्था, नालियों का प्रबंध तथा संभवतः विशाल अन्नागारों के निर्माण की भी जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। मोहनजोदड़ो से एक विशाल सार्वजनिक भवन अस्तित्व में आया। वह संभवतः नागरिक परिषद का सभागार था। इस नागरिक परिषद के सदस्य संभवतः नगरों में रहते थे, जो व्यापारी और कारीगर थे। अतः संभावना यह बनती है कि प्रशासन पर व्यापारियों एवं कारीगरों का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। यही वर्ग अपने हितों की सुरक्षा के लिए प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में एक और प्रमाण मिला है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे वर्तमान समय में पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी सत्ता के विकेंद्रीकरण का साक्ष्य मिला है और इसकी पुष्टि इस आधार पर की जाती है कि अनेक जगहों पर प्रशासनिक आवास मिले हैं। यानी दुर्ग और गढ़ी, इन दो भागों में अनेक स्थलों से साक्ष्य मिले हैं। जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। यानी प्रशासन का हर स्तर पर विकेंद्रीकरण किया गया था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता यह भी कही जा सकती है कि यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण था। मिस्र से यदि हम तुलना करते हैं तो मिस्र की सत्ता वहाँ के राजा फराओ के हाथों में थी, जो राजधानी में शासन किया करता था। परंतु सिंधु सभ्यता में सुमेर के समान विभिन्न नगरों में सत्ता विकेंद्रित थी। सिंधु सभ्यता के नगर सुमेरी नगरों में यही अंतर था कि जहाँ सुमेर में प्रशासनिक शक्ति पुरोहितों के हाथों में केंद्रित थी, वहीं सिंधु सभ्यता में संभवतः व्यापारी और कारीगर ही प्रशासन पर नियंत्रण रखते थे और व्यापारियों में से ही कोई उसका मुखिया होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे 6 प्रमुख नगर हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और लोथल। ये प्रमुख 6 नगर हैं। लेकिन यदि हम संभवतः राजधानी का अनुमान लगाते हैं तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख राजधानियां थीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्योंकि यहाँ पर नगर दुर्ग और गढ़ी में विभक्त थे और यही प्रशासन के केंद्र थे। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके विभिन्न स्वरूप दिखाई देते हैं। संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पाकालीन नगरों में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था मौजूद होने की अपेक्षा किसी पुरोहित वर्ग के धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा समकालीन शासन तंत्र संचालित करने की अधिक संभावना प्रतीत होती है। हड़प्पाकालीन नगरों में कोई उच्च सत्ता या सर्वाधिकारवादी शासन तंत्र नहीं था। नगरीय समाज में मध्यम वर्गीय लोग रहते थे। हड़प्पाकालीन समाज बहुत अनुशासित और प्रतिभा संपन्न था। हड़प्पाकालीन समाज वर्ग विभाजित था, जो प्रशासकों, अधिकारियों, पुरोहितों, व्यापारियों, सौदागरों, दस्तकारों, कृषकों, पशुपालकों एवं श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में विभाजित था और समाज में
कृषकों और श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक थी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में सभी का शासन था और इस प्रकार से उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया और नगर नियोजन को मजबूत बनाया और सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता होने का गौरव दिलाया। क्योंकि यदि कुशल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती तो शायद यह संभव नहीं था। थैंक यू।